बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स की, जिसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को 6 भागों में बांट करके बताया जाएगा, जिसका आज भाग 1 बताएंगे। भाग 1 है परिचय। परिचय में यह बताया जाएगा कि पूरे पाठ में कौन कौन सी परिभाषाएं, कौन कौन से सूत्र, कैसे और कब और कहाँ प्रयोग करने हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे यहाँ पर पहली संख्या है शून्य। क्या है? शून्य एक पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। शून्य को हम अधनात्मक संख्या पूर्णांक या अऋणात्मक संख्या पूर्णांक कहते हैं। दूसरी परिभाषा धनात्मक संख्या या धनात्मक पूर्णांक। शून्य से बड़ी सभी संख्याएं धनात्मक संख्याएं या धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह अनंत तक की सभी संख्याएं धनात्मक संख्या या धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। उसके बाद जानेंगे ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में। शून्य से छोटी समस्त ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, यहाँ से अनंत तक की समस्त संख्याएं ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। उसके बाद जानेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां पे q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा और p व q पूर्णांक होंगे। जैसे 2/3, 1/2, 1, 2, 3, अनंत तक की यहाँ पे समस्त संख्या 2/4, 3/7, 2/5, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। करते हैं परिमेय संख्या की। वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह समस्त संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे पाई, √2, √3, ये समस्त संख्याएं, √2 - 4, 0.01, 001, 0001, इस तरह की समस्त संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। अब देखते हैं इसके आगे। यूक्लिड विभाजन पे दो धनात्मक पूर्णांक a और b हैं, तो दो अद्वितीय संख्याएं q व r ऐसी होंगी जो a बराबर bq प्लस r इस समीकरण को बनाएंगी, जहां पर 0 छोटा हो, 0 r के बराबर भी होगा और 0 से r बड़ा होगा और r से बड़ा भी होगा। जहां पर a बराबर भाज्य होगा, b बराबर भाजक होगा, q बराबर भागफल होगा और जो r है वो शेषफल होगा। अब आइए देखते हैं इसके आगे एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म क्या है? एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। उसके बाद लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से एचसीएफ महत्तम समापवर्तक निकालने की पूरी प्रक्रिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाती है। अब आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। अब उदाहरण के तौर पे ये क्वेश्चन देखेंगे। 225 और 135 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रयोग करने के लिए जो हमारे पास नंबर्स दिए होते हैं उसमें जो बड़ी संख्या होती है उसको a मानते हैं। 225 बड़ी है तो a बराबर 225, और जो संख्या छोटी होती है उसको हम b मानते हैं। b बराबर 135, इसके आगे लिख लेंगे माना हो गया a बराबर 225 और b बराबर 135। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है? a बराबर
बी क्यू प्लस आर। ए हमारे पास क्या दिया 225, बी क्या दिया हुआ है 135। अब जैसा कि हमने बताया था ए होता है भाज्य, ए होता है बी होता ए होता है भाज्य, बी होता है भाजक, क्यू होता है भागफल और आर होता है शेषफल। तो हम 135 का 225 में भाग दे के देख लेंगे। 135 का 225 में भाग देंगे, एक बार जाएगा 135 कम 135, 5 से 5 0, 12 से 3 9। यहाँ पे क्या आया 90 और ये यहाँ पे क्या आया भागफल में 1, क्यों होता है भागफल यहाँ पे 1 प्लस 90। अब यहाँ पे देखेंगे कि आर जो शेषफल हमारा है, जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाता तब तक हम इसमें भाग करते रहते हैं। लिखेंगे चूंकि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका हम क्या करेंगे, अब पुनः यूक्लिड विभाजन करेंगे, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर अब पुनः प्रयोग करेंगे, फिर से वही होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर जो बड़ी संख्या यहाँ पर हमको मिलेगी वो हम क्या लेंगे a, और जो छोटी संख्या मिलेगी उसको हम लेंगे b। अब 90 का 135 में हम भाग देंगे, 90 का 135 में भाग दिया, एक बार जाएगा, यहाँ पे बचेगा 45। अब हमारे पास भागफल क्या आया क्यों 1 और शेषफल r क्या आया 45। ये हो गया। अब यहाँ पर शेषफल फिर शून्य नहीं आया, लिखेंगे चूंकि शेषफल शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रयोग करने पर अब फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रयोग करेंगे, तब क्या होगा, फिर वही होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हमारे पास a क्या होगा 90, b होगा हमारे पास शेषफल जो था 45। अब 45 का 90 में हम भाग देंगे, 45 का 90 में भाग देंगे, 45 दुनिया 90, पूरा कट गया, शेषफल हमारे पास शून्य आया, 45 दुनिया 90 प्लस 0, इसलिए शेषफल बराबर 0। अब यहां पे लिखेंगे अतः 225 और 135 का HCF बराबर 45। ये क्या होगा आंसर। गणित के आधारभूत प्रमेय की अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे तो ये है इसके उदाहरण, 4 बराबर 2 गुणे 2। हमको इसमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में बनाना है। 253 का अगर हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, लासा निकालेंगे तो आएगा 11 गुणे 23। 1771 का करेंगे 7 गुणे 11 गुणे 23। 5313 करेंगे 3 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 23। तो इस प्रकार से इसका हम अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। तो अब आइए देखते हैं आगे। तो आइए अब हम जानते हैं गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालने का तरीका। सबसे पहले हम बात करते हैं महत्तम समापवर्तक की। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। अब आइए इसके लिए उदाहरण देखते हैं। तो ये उदाहरण 6 और 20 का गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना है। सबसे पहले हम 6 के गुणनखंड कर लेंगे। 6 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे
3। उसके बाद हम 20 के गुणनखंड करेंगे। 20 के गुणनखंड क्या होंगे? 2, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। ये हो गए हमारे गुणनखंड। अब उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे मासा 6,20 बराबर, जो दोनों में कॉमन मिलेगा वो हम लेंगे। दोनों में 2 है, ये हमने 2 ले लिया, यानी हमारा 6 अतः HCF 6,20 बराबर 2। ये क्या हो जाएगा? आंसर। जो दोनों में कॉमन मिलेगा वो हमारा मासा हो जाएगा। अब देखते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक के बारे में, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनखंड उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। अब आइए देखते हैं लघुत्तम समापवर्तक के लिए एक उदाहरण। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, 6 और 20 का गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे? पहले 6 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3, उसके बाद 20 के गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4 पंचे 20। अब इसके लिए हम क्या ज्ञात करेंगे? लासा। जब लासा ज्ञात करेंगे, लासा क्या होगा? सबसे पहले दोनों में हमको कॉमन मिलेगा 2, ये यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद ये एक 2 है, गुणे करके इसको लिखेंगे। फिर यहाँ पर 3 है, गुणे में 3, फिर यहाँ पर 5 है, गुणे में 5। अब यहाँ पे लिखेंगे लासा 6,20 बराबर 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पंचे 60। ये क्या हो जाएगा? आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।